नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़ी सुलझाने वाले हैं जो पहली बार सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जैसी विशाल समस्या और दूसरी तरफ हमारी शादियों के देसी रीति रिवाज। इन दोनों का आपस में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी इकोनॉमिक पहेली है ना, जिसका असर सीधा हमारे राष्ट्रीय खजाने पर पड़ता है। तो चलिए इस इकोनॉमिक मिस्ट्री में थोड़ा डीप डाइव करते हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स और क्रूड ऑयल का संकट चल रहा है, और दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर हमारी शादियों में खरीदे जाने वाले चमकते सोने पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। सुनने में क्रेजी लगता है ना, पर यह कनेक्शन सच में चौंकाने वाला है। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट काफी चर्चा में रहा। उन्होंने अपील की थी कि लोगों को 1 साल तक शादियों के लिए सोना खरीदने से बचना चाहिए। अब एक ऐसे देश में जहां सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि इमोशन और परंपरा का अटूट हिस्सा है, वहां ऐसी पॉलिसी अपील आखिर क्यों की गई? ऐसी कौन सी बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक ताकतें हैं जो इसके पीछे काम कर रही हैं? आइए डेटा के जरिए इसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, तेल, सोना और डॉलर और हमारे इंपोर्ट्स का असर। देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है देश के दो सबसे महंगे इंपोर्ट से। एक तरफ है क्रूड ऑयल, जो एक बेहद ज़रूरी यानी प्रोडक्टिव इंपोर्ट है। ये हमारे ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड्स, फैक्ट्रीज सबको चलाता है। और दूसरी तरफ है सोना, जिसे इकोनॉमिस्ट्स एक नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर लॉकर्स में पड़ा रहता है या गहने बनकर तिजोरी की शोभा बढ़ाता है। पर सबसे बड़ी कैच ये है कि इन दोनों ही चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदने के लिए देश को भारी मात्रा में यूएस डॉलर्स चुकाने पड़ते हैं। और ये मत भूलिए कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85%, जी हाँ 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें अचानक शूट अप होकर $126 पर बैरल के आसपास पहुंच जाती हैं, तो ये 85% की निर्भरता एक बड़ा आर्थिक खतरा बन जाती है। देश को चलाने के लिए महंगा तेल खरीदना मजबूरी है, और इसके चक्कर में हजारों करोड़ डॉलर्स देश से बाहर चले जाते हैं। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, रुपए पर दबाव और हमारी करेंसी की कमजोरी। अब जरा सोचिए, जब महंगे ऑयल और महंगे सोने दोनों का इंपोर्ट एक ही वक्त पर हो रहा हो, तो नेशनल करेंसी पर कितना भयानक दबाव पड़ता होगा। इसे ना एक सिंपल हाउस होल्ड बजट एनालिसिस से समझते हैं। मान लीजिए घर की आमदनी 1 लाख रुपए महीना है। गाड़ी के फ्यूल का खर्चा अचानक डबल हो जाए, लेकिन घर वाले फिर भी इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर खुला खर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा? एंड में बचत खत्म होगी और कर्ज बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भी बिल्कुल यही होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने की मुख्य वजह यही है कि खर्चा आमदनी से ज्यादा हो जाता है। इस डॉलर ड्रेन के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। इस स्लाइड को देखिए। FY24 में 744 टन सोने के आयात पर लगभग $46 बिलियन खर्च हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट FY26 के अनुमानों में दिखता है। सोने का इंपोर्ट वॉल्यूम घटकर 721 टन रह जाने का अनुमान है, लेकिन उस पर होने वाला डॉलर का खर्च बढ़कर $72 बिलियन तक पहुंचने की आशा है। मतलब समझ रहे हैं आप? कम सोना आ रहा है, पर देश की जेब से पैसा पहले से कई ज्यादा निकल रहे हैं। और ये ह्यूज डिफरेंस आता कहां से है? एक्सचेंज रेट से। हाल ही में जब $1 की कीमत 94.9 रुपए तक टच कर गई, तो इसने आर्थिक स्थिति को और टाइट कर दिया। करेंसी कमजोर होने का सीधा सा मतलब यह है कि भले ही ग्लोबली ऑयल या सोने की कीमत ना बढ़े, फिर भी हर एक इंपोर्टेड बैरल या हर एक आउंस सोने के लिए देश को पहले से कहीं ज्यादा रुपए चुकाने पड़ते हैं। बेसिकली हर गिरता रुपया हमारे आयात को और महंगा बना देता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, संस्कृति बनाम अर्थशास्त्र। आखिर इसके गहरे कारण क्या हैं? आर्थिक डेटा तो हमने देख लिया, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन समझ में सोने का इंपोर्ट रोकना प्रैक्टिकली इतना आसान क्यों नहीं है? इसके लिए इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की ये एकेडमिक रिसर्च एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कॉलरी पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती है। ये कोल्ड डेटा से आगे बढ़कर मिडिल क्लास के बिहेवियरल और फाइनेंशियल मेंटालिटी को समझाती है। ये पेपर दिखाता है कि लोग फाइनेंशियल नुकसान उठाकर भी आखिर सोना खरीदना क्यों नहीं छोड़ते। ये रिसर्च एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है, कल्चरली एम्बेडेड फाइनेंशियलाइजेशन।
इसका मतलब ये है कि भारत में सोना सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। ये एक सोशली सैंक्शन्ड सेविंग्स है। इसमें आपकी परंपरा, पारिवारिक भावनाएं और इमरजेंसी में तुरंत कैश देने वाली लिक्विडिटी, ये सब एक ही पैकेज में मिल जाते हैं। और यही वजह है कि इस धातु का क्रेज किसी भी आर्थिक संकट में कम नहीं होता। अगर हम मिडिल क्लास परिवारों की बात करें तो सोने के 4 मेन रोल्स होते हैं। पहला, ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन से बचाव का एक तगड़ा जरिया माना जाता है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, ये महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता का एक बड़ा स्रोत है, जिसे हम अक्सर स्त्री धन कहते हैं। तीसरा, शादियों में ये सोशल स्टेटस का प्रतीक है। और चौथा, किसी अचानक आई मेडिकल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये इंस्टेंट लिक्विडिटी देता है। तो अब आप समझे, कीमतें आसमान छूने के बावजूद फैमिलीज पर सोना खरीदने का इतना प्रेशर क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, वर्क फ्रॉम होम का ट्रेड ऑफ और ऊर्जा की खपत। अब वापस आते हैं प्रधानमंत्री की अपील के दूसरे हिस्से पर, फ्यूल बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम को फिर से अपनाना। यहाँ ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड ऑफ है। अगर लोग डेली ऑफिस कम्यूट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली अर्बन ट्रांसपोर्ट में इंपोर्टेड पेट्रोल और डीजल बचेगा, लेकिन दूसरी तरफ घर पर दिन भर एसी, लैपटॉप और दूसरे अप्लायंसेस चलेंगे। इससे रेजिडेंशियल पावर डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। तो एनर्जी बचाने का ये पूरा मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डेटा ना सच में चौंकाने वाला है। उनके अनुमान के मुताबिक एक रिमोट वर्क डे के दौरान हाउस होल्ड एनर्जी कंजम्पशन 7% से लेकर 23% तक बढ़ सकती है। तो साफ है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल की बचत तो आपको दिख रही है, पर घर की बिजली की खपत उस बचत को काफी हद तक निगेट कर देती है, खासकर इन गर्मियों के मौसम में जब हमें एसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, माइक्रो चॉइसेस और उनके मैक्रो इम्पैक्ट्स। देखिए, हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे फैसले देश की बड़ी इकोनॉमी को कैसे हिला सकते हैं। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक बटरफ्लाई इफेक्ट कह सकते हैं। घर पर किसी शादी के लिए खरीदा गया एक सोने का हार नेशनल स्टार पर डॉलर रिजर्व्स को कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन अपनी गाड़ी से ऑफिस ना जाना देश के इंपोर्टेड ऑयल को बचा सकता है। बॉटम लाइन ये है कि माइक्रो लेवल पर लिए गए हमारे ये छोटे छोटे पर्सनल निर्णय ग्लोबली मैक्रो लेवल पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो दोस्तों, इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या देश के डॉलर रिजर्व्स और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इन सदियों पुरानी और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं को सच में थोड़े वक्त के लिए रोका जा सकता है? ये एक ऐसी उलझन है जिसका कोई आसान ब्लैक एंड व्हाइट जवाब नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने इस पूरे विषय को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर किया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण के साथ जल्दी मिलते हैं।